हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन ज़ी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1981 में आई कर्ड क्लास एक ब्रिटिश हॉरर एंथोलॉजी द मॉन्स्टर क्लब का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं रॉय वार्ड बेकर, जो कि इससे पहले दो एमिकस एंथोलॉजीज बना चुके हैं, असाइलम और द वॉल्ट ऑफ हॉरर। इनफैक्ट इसे भी हम एक अनऑफिशियल एमिकस एंथोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर हैं मिल्टन सबॉस्की, एमिकस स्टूडियो के फाउंडर। अगर आप एमिकस एंथोलॉजीज के बारे में नहीं जानते तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे चेक करोगे तो सब कुछ जान जाओगे। इस मूवी में आप 3 टेल्स देखने वाले हो, जिन्हें एक फ्रेम स्टोरी के साथ जोड़ा गया है। मूवी से जुड़े जो भी अनसुने फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंड में, और साथ ही एमिकस एंथोलॉजीज के कमबैक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी दूंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लंदन में। फेमस हॉरर राइटर और चैटविंड हेज रात के टाइम कहीं पर जा रहे थे, तो रास्ते में वो एक बुक शॉप पर रुके जहां पर उनकी खुद की किताबें रखी हुई थी। तभी अचानक एरमस नाम का आदमी उनके पास आकर बोलता है कि मैं 2 हफ्तों से भूखा हूँ। ये सुनकर चैटविंड उसे कुछ पैसे देने लगे, तो वो बोला कि मैं खाना नहीं खा सकता। तब चैटविंड कहते हैं कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना सुनते ही उसने सीधा चैटविंड की गर्दन में दांत गड़ा दिए, क्योंकि वो एक वैम्पायर था, पर ज्यादा डीप भी नहीं गड़ाए, कहीं चैटविंड भी उसकी तरह वैम्पायर न बन जाए। जितने खून से उसकी भूख मिट सकती थी उसने पी लिया, और इस डोनेशन के बदले वो चैटविंड का आभारी हो चुका था। ऊपर से जब उसे पता चला कि उसने आज चैटविंड हेस का खून पिया है, बस फिर तो उसके पैर जमीन पर लगे नहीं रहे थे, क्योंकि वो भी चैटविंड का फैन था। चैटविंड को रीपे करने के लिए वो उन्हें एक स्पेशल क्लब में लेकर गया, जिसका नाम था द मॉन्स्टर क्लब, जहाँ पर पूरा नाच गाना चल रहा था और हर तरह के मॉन्स्टर्स वहां पर एंजॉय कर रहे थे। मॉन्स्टर क्लब के अंदर एक इंसान को देखकर वहां का वेटर भी उनकी गर्दन में दांत गड़ाने को तैयार हो रहा था। वो तो एरमस ने उसे बोल दिया कि ये मेरे गेस्ट हैं, तब जाकर वो रुका। चैटविंड को लेकर आने का मोटिव ये था कि यहाँ से उन्हें अपनी स्टोरीज के लिए और ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा। एरमस ने अपने लिए टाइप ओ ब्लड मंगवाया और चैटविंड के लिए टमाटो जूस, ताकि बाकी मॉन्स्टर उसे भी एक वैम्पायर समझे। अब आप सोचोगे कि जब यहाँ से खून मिल जाता है तो एरमस भूखा क्यों फिर रहा था। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, ये तो बस शौक के लिए पी रहा है। एनर्जी इसे तभी मिलती है जब ये अपना भोजन डायरेक्ट सोर्स से लेता है, यानी अपने दांतों से जिंदा इंसान का खून निकाल कर पीता है, तभी बात बनती है। और ऐसा कर पाना आजकल मुश्किल हो गया है हॉरर मूवीज और किताबों की वजह से। वजह इसके सामने ही बैठी है। लोग समझदार हो चुके हैं, घर से ही लहसुन जेब में रख के चलते हैं। अब उस क्लब के अंदर मॉन्स्टर्स का फैमिली चार्ट लगा हुआ था, कैसे कैसे आपस में ब्रीडिंग करके मॉन्स्टर्स इवॉल्व हुए। सबसे पुराने मॉन्स्टर्स थे वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और घूल्स यानी आप ज़ॉम्बी समझ लो। तो जब वेयरवुल्फ और वैम्पायर ने मीटिंग की तो बना वेयरवैम्प। ऐसे जब घूल और वेयरवुल्फ ने मीटिंग की तो बना वेयरगू। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर ज़ॉम्बी ने वैम्पायर को काट लिया तो वैम्पायर ज़ॉम्बी बनेगा या ज़ॉम्बी वैम्पायर बनेगा। काटने का तो पता नहीं, बाकी दूसरा रिजल्ट आपके सामने ही है। खैर, सभी मॉन्स्टर्स का कोई ना कोई ट्रेट होता है। जैसे वैम्पायर खून पीता है, वेयरवुल्फ चीर फाड़ करता है और घूल उधेड़ कर खा जाता है। ऐसी मॉन्स्टर फैमिली में सबसे नीचे आता है शैडमॉक, जो कि डिमोनिक विसल करता है। कैसे करता है वो आप आगे देखोगे, क्योंकि पहली स्टोरी है शैडमॉक के ऊपर। इस कहानी में हम जॉर्ज नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि असाइलम के अंदर बंद है और पिछले 6 महीनों से एकदम सुन बैठा है। इसका ये हाल कैसे हुआ उसकी अपनी कहानी है। तो जॉर्ज एकदम निठल्ला आदमी था, जो कि नौकरी करने से सख्त परहेज करता था। इसका मानना था कि बस एक बड़ा हाथ मारने की देर है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। यानी किसी अमीर आदमी को ठगना चाहता था, और वो भी अपने दम पर नहीं। इस काम के लिए ये निर्भर था अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला के ऊपर, जिसे ये सपने दिखाया करता था कि एक बार मोटा पैसा हाथ लग जाए उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। एक दिन इसने न्यूज़पेपर में एक एड देखी जो इसे अपने मतलब की लगी। रेवन नाम के मिलियनेयर को एक सेक्रेटरी चाहिए थी और वो अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा था। तो बस उसी दिन एंजेला उसके बड़े से मैंशन में पहुंच गई, जहां पर वो अकेला रहता है। उसने खुद एंजेला के लिए दरवाजा खोला, लेकिन अपना मुंह छुपाते हुए, क्योंकि रेवन एक शैडमॉक है। और आखिर में उसे मुंह दिखाना ही पड़ा, जिसे देखकर एंजेला डर के मारे वहां से निकल गई। उसका फेस एंजेला को काफी भयानक लगा। यही बात
बात एंजेला ने जाकर जॉर्ज को बताई तो जॉर्ज बोला कि इसमें क्या बड़ी बात है, तुझे उससे क्या मतलब, घर में जो कीमती सामान भरा पड़ा है तुझे उससे मतलब है, उसकी शक्ल कैसी है उससे नहीं। समझा बुझाकर उसने एंजेला को वापस भेज दिया और रेवन ने एक ही पल में उसे जॉब दे दी, क्योंकि रेवन को तो यही लग रहा था कि कितनी साफ दिल की लड़की है जो मेरा चेहरा देखने के बाद भी वापस आ गई, यानी इसने मेरे लुक्स को एक्सेप्ट कर लिया। और ये रेवन के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आमतौर पर उसके साथ ऐसा नहीं होता, ना तो उसके पास कोई आता है ना ही वो किसी के पास जाता है, बस इसी चार दीवारी में सिमट के रहता है, या कह लो कि रहने के लिए मजबूर है। इसका एग्जिस्टेंस ही इसके लिए श्राप है। पैसा बहुत है लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो इसे समझे, इसका अकेलापन इसे रोज खाता है। एक लौते दोस्त बस कबूतर हैं जिनके साथ थोड़ा टाइम बिताकर इसे खुशी मिलती है और वो इसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन उनके ऊपर भी एक खुराफाती बिल्ली की नजर है। रेवन एंजेला को बताता है कि पहले वो एक मास्क पहना करता था ताकि लोग उसे देखकर डर ना जाएं, लेकिन उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हुआ, क्योंकि मास्क देखकर लोग और ज्यादा उतावले हो जाते थे ये जानने के लिए कि उसके पीछे कौन है, और जब पता चलता था तो वो टेरिफाइड हो जाते थे। इसलिए रेवन ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया ताकि कोई बाद में शॉक ना हो। इसी वजह से इसने खुद अपना चेहरा एंजेला को दिखा दिया था, फिर वो भी दोबारा वापस आई। बस इसी के चलते रेवन के दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, पर ये नहीं जानता कि वो खुद इसके सामने मास्क लगाकर घूम रही है, अच्छा बनने का बस दिखावा कर रही है। इस बात से अनजान रेवन एक अलग ही खुशी में डूबा हुआ था, क्योंकि एंजेला ने उसे नॉर्मल ट्रीट किया, इसलिए वो एंजेला को स्पेशली ट्रीट कर रहा था। वो चाह रहा था कि एंजेला उसकी दोस्त बन जाए, और उसकी अच्छाई देखकर एंजेला को भी अपने ऊपर शर्म आने लगी, लेकिन जॉर्ज ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। एक सुबह रेवन अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता रहा था, तभी मौका देखकर बिल्ली ने एक कबूतर को मार डाला, और अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर रेवन को इतना दुख हुआ कि मजबूरन उसे विसल करना पड़ा। विसल सुनकर अंदर बैठी एंजेला भी कांप गई, और ऐसा करके रेवन भी बुरी तरह बौखला चुका था। लेकिन विसल करने से हुआ क्या, वो बिल्ली जल के पिघल गई। ऐसा करने के बाद रेवन कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला, और इस बीच जॉर्ज ने एंजेला को साफ बोल दिया था कि छोटे मोटे सामान के बजाय तो सीधा ये देख कि घर में तिजोरी कहाँ पर है। फिर एक दिन रेवन ने एक एंटीक अंगूठी मंगवाई, वो भी एंजेला के लिए, और जब वो अंगूठी वो तिजोरी में रख रहा था तब एंजेला ने सीक्रेट तिजोरी भी देख ली, और साथ में ये भी देख लिया कि तिजोरी तो फुल है। इसी बीच रेवन ने अचानक से एंजेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और वो कोई जवाब नहीं दे पाई। वो गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन जॉर्ज ने उसे फिर से समझा दिया कि तू बस नाटक करती रह, हाँ बोल के उससे अंगूठी मांग ले, और जब वो अंगूठी निकालने के लिए तिजोरी खोलेगा तब उसका कॉम्बिनेशन याद कर लेना। एंजेला ने अगले दिन बिल्कुल वैसा ही किया। उसके मुंह से हाँ सुनकर रेवन इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने सबको सच सच बता दिया कि मैं एक शैडमॉक हूँ और मुझे कभी भी विसल नहीं करनी चाहिए। पर एंजेला का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं, तिजोरी के कॉम्बिनेशन पर था। रेवन ने अंगूठी निकालकर उसे पहना दी, और फिर एंगेजमेंट पार्टी भी रखी जिसमें रेवन के सभी रिश्तेदार आए थे और सभी मॉन्स्टर्स थे। तो उन्हें देखकर एंजेला डर के मारे भाग ना जाए, इसलिए पार्टी फैंसी ड्रेस वाली थी, सबने मास्क पहने हुए थे एंजेला की तरह। पार्टी में हर कोई एंजेला के साथ डांस कर रहा था, और वो बस इसी चिंता में थी कि कब ये मेरा पीछा छोड़े और कब मैं सारा पैसा लेकर भागूं। किसी तरह वहां से निकलकर वो सीधा तिजोरी तक पहुंची, और जल्दी से पैसे लेकर वहां से भाग ही रही थी कि तभी पीछे से रेवन आ गया। लेकिन गुस्सा करने के बजाय वो बोला कि सारे पैसे ले जाओ और जिसे देने हैं दे दो, पैसा कोई मायने नहीं रखता, तुम मुझे अब भी प्यार कर सकती हो। अब तो एंजेला से भी रहा नहीं गया, आखिरकार उसने मास्क उतार ही दिया। वो बोली कि मुझे बस तेरे पैसे चाहिए थे, तू इतना भयानक दिखता है, तुझे कौन प्यार करेगा। ये सुनकर रेवन का दिल टूट गया, और जब दिल टूट जाता है तब वो क्या करता है, उसके विसल करते ही पूरी पार्टी शांत हो गई। लेकिन उसने एंजेला को जान से नहीं मारा। वो वापस जॉर्ज के पास गई और जाकर बोली कि तुम मुझे अब भी प्यार कर सकते हो। लेकिन उसे देखकर जॉर्ज सदमे में जा चुका था, क्योंकि उसकी सारी सुंदरता खत्म हो चुकी थी। एंजेला वही लाइन बोले जा रही थी, क्योंकि जॉर्ज ने तो बोला था कि शक्ल कैसी है उससे क्या मतलब, बोल तो कोई भी दे। कुछ इस तरह जॉर्ज असाइलम में जा पहुंचा, और रेवन एक बार फिर अपने वजूद को कोसने पर मजबूर हो गया। ये थी शैडमॉक की स्टोरी, मोर लाइक सैडमॉक। कहानी खत्म होते ही क्लब के अंदर एक स्पेशल गेस्ट आता है, वैम्पायर फिल्म प्रोड्यूसर लिंटन बसोस्की, जो कि रेफरेंस है मिल्टन सबोस्की का। वो अपनी नई मूवी का एक सेगमेंट दिखाने आया था जो उसके खुद के बचपन के ऊपर बेस्ड है। मूवी का नाम है फ्रॉम बियॉन्ड द टूम्बस्टोन, जो कि रेफरेंस है एमिकस एंथोलॉजी फ्रॉम बियॉन्ड द ग्रेव का। ये कहानी है वैम्पायर्स की।
कहानी में हम लिंटम का बचपन देखते हैं। वो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता, इसलिए बाकी बच्चे उसे बुली करते हैं, पर ना तो वो किसी को जवाब देता है ना ही किसी से बातचीत करता है, बस ऐसे ही अंदर घुटता रहता है। फैमिली में बस उसके माँ बाप हैं, पर अपने फादर से वो ज्यादा मिल नहीं पाता क्योंकि वो रात को काम पे जाते हैं और पूरा दिन सोते हैं, तो मिलना जुलना ना के बराबर होता है। इसका रीजन ये है कि उसके फादर एक वैम्पायर हैं, और वो भी ऐसे वैसे वैम्पायर नहीं, सीधा ड्रैकुला। वो काम पे नहीं जाते बल्कि काम करने जाते हैं। इंसानों का बाप वैम्पायर और माँ इंसान, यानी ये आधा इंसान है और आधा वैम्पायर, तभी दिन में भी बाहर निकल सकता है। पर डैड हमेशा इसे समझाते हैं कि उन आदमियों से सावधान रहना जो वायलिन केसेस लेकर घूमते हैं। खैर अगले दिन जब बाकी बच्चे उसे बुली कर रहे थे, तब पिकरिंग नाम के आदमी की उस पर नजर पड़ गई। पिकरिंग ने उससे बातचीत शुरू की और बातों बातों में काफी कुछ जान लिया, उसके डैड के सोने जागने के बारे में भी। वो लिंटम के साथ उसके घर जाना चाह रहा था, लेकिन लिंटम उसे नहीं लेकर गया क्योंकि उसकी मॉम ने मना कर रखा है। फिर भी पिकरिंग ने लिंटम के मन में एक ख्याल डाल दिया कि दिन में जब तुम्हारे डैड सो रहे होंगे तब तुम जाकर उन्हें जगा देना ताकि वो तुम्हारे साथ खेलें। पिकरिंग के साथ साथ एक वैन भी चल रही थी जिसमें 3 आदमी थे, हाथ में वायलिन केसेस लिए हुए। ये सब वैम्पायर हंटर्स हैं और पिकरिंग इनका लीडर। काफी टाइम से ये ड्रैकुला की तलाश में है और शायद आज वो इन्हें मिल चुका है। दिन में जब लिंटम की मॉम मार्केट गई तब लिंटम जल्दी से बेसमेंट में पहुंच गया अपने डैड को जगाने, लेकिन डैड को सोता देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। वो पूरी स्पीड से घर के बाहर भागा जहां पर वैम्पायर हंटर्स पहले से मौजूद थे। लिंटम को साथ लेकर वो ड्रैकुला के पास पहुंचे और नींद में ही उसे खत्म करने लगे, वायलिन केस में से वुडन स्टेक और हथौड़ा निकाल कर। कि तभी वहां पर मॉम आ गई, लेकिन इससे वो रुके नहीं। माँ बेटे के सामने उन्होंने ड्रैकुला के दिल में स्टेक घुसा दिया जिससे वो मर रहा था, लेकिन मरते मरते उसने पिकरिंग की गर्दन में दांत गड़ा दिए, वो भी डीप। यानी अब थोड़ी देर में ये भी वैम्पायर में बदल जाएगा, और क्योंकि ये वैम्पायर हंटर्स हैं इसलिए इन्हें पिकरिंग का भी सफाया करना होगा। भले ही पिकरिंग इसके लिए राजी हो या ना हो, फिर भी करना तो है ही। उसके दोनों साथी उस पर टूट पड़े। थोड़ा संघर्ष हुआ लेकिन अंत में काम डन हो गया। वो दोनों पिकरिंग की बॉडी को वहां से ले गए। इसके बाद दोनों माँ बेटे वापस नीचे पहुंचे तो देखा कि डैड तो जिंदा है, क्योंकि उसने स्टेक प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी टोमेटो केचप के साथ। हॉरर मूवीज देखकर लोग तो समझदार हो ही गए हैं, साथ में वैम्पायर्स भी। ये थी सेकंड टेल। फिर क्लब के अंदर बढ़िया स्ट्रिप डांस चला जिसे देखकर मनचलों की आंखें बाहर आ गई। अब आती है हमारी आखिरी स्टोरी जो है घूल्स के ऊपर। ये कहानी है सैम नाम के मूवी डायरेक्टर की, जो अपनी अगली फिल्म के लिए कोई खतरनाक सी लोकेशन ढूंढ रहा है, और इसके लिए वो हाईवे से मुड़ा और कोहरे की गहरी परत को पार करके लवविल नाम के एक वीरान गांव में जा पहुंचा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से खाली पड़ा है। बड़ा ही क्रीपी माहौल था जो कि सैम की फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट था। वो इन में जाता है जिसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन इनकीपर वहां मौजूद था। सैम उसे कहता है कि मुझे फोन यूज करना है, लेकिन वहां पे फोन था ही नहीं। तब सैम बोला कि मैं वापस जाकर किसी को भेजूंगा, वो सब कुछ फाइनल कर लेगा। और ये सुनकर इनकीपर कहता है कि तुम वापस नहीं जा पाओगे, आज रात यहीं पर रुक जाओ। सैम को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब ये लगा कि अचानक वहां पर कई सारे क्रीपी लोग जमा हो चुके थे और सैम को उनके आने की आवाज तक नहीं आई। वो सब रास्ता रोक कर खड़े थे, फिर भी किसी तरह उनके बीच से निकलकर सैम कार में जाकर बैठ गया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई क्योंकि उसकी वायर्स काट दी गई थी। माहौल एकदम खौफनाक हो चुका था। आबादी से दूर एक सुनसान गांव, जहां पे आकर सैम इतने सारे सनकी लोगों के बीच अकेला खड़ा है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कि इतने में सब के सब उसे धकेल कर वापस इन में ले गए। वो सब उसे दबाना चाह रहे थे, लेकिन किसी तरह वो एक रूम में जाकर बंद हो गया और तभी एक ही पल में सब गायब। पलक झपकते ही इनकीपर की बेटी लूना उसके लिए खाना लेकर आ गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लूना सैम को बता देती है कि ये गांव घूल्स का है, लवविल को थोड़ा सही सेट करो तो घूलविल बनता है। जो सैम के ऊपर झपट रहे थे वो सब घूल्स हैं, पर उन्होंने सैम को खाया नहीं क्योंकि वो लाशों को खाते हैं। अब सैम यहीं पर फंस चुका है, कहीं जा नहीं सकता, इसलिए वो सब इसके मरने का वेट करेंगे, फिर इसे भी खा जाएंगे, जैसे वो बाकी सारी लाशों को कॉफिन्स में से निकाल कर खा चुके हैं। बल्कि जो ये कपड़े पहनते हैं वो सब भी कॉफिन्स में से ही निकाले हुए हैं। और लूना उनसे थोड़ी अलग है क्योंकि इसका बाप भले ही घूल है, लेकिन इसकी माँ ह्यूमन थी, यानी ये ह्यूमगूल है, इसलिए ये उन सब के साथ रहना भी नहीं चाहती। इसे बाहर की दुनिया देखनी है जो शायद
सैम दिखा पाए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाओ तो हाईवे आ जाता है, फिर भी ये गाँव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। और लूना सैम को समझा देती है कि अगर तुम्हें बचना है तो सामने वाले चर्च में चले जाओ, ये घुस होली ग्राउंड में नहीं जा सकते। उनकी सलाह मानकर सैम बाहर निकला और किसी तरह खुद को बचाते हुए चर्च के अंदर जा पहुंचा, जहां पर उसे प्रीस्ट का कंकाल मिला। वो भी इस गांव से नहीं निकल पाया होगा, बस इसीलिए चर्च के अंदर भूखा प्यासा मारा गया। पर उसने जो कुछ लिखा हुआ था उससे सैम को पूरी कहानी समझ आ गई। सबसे पहले इस गांव में सिर्फ एक घूल आया था और सारे गांव वाले उसे जलाकर मारना चाहते थे, तब इस प्रीस्ट ने ही उसे बचाया था। लेकिन उस घूल ने फिर भी वही किया जिसके लिए वो आया था। एक रात वो लाशें निकाल कर चबाने लगा, तब गांव वालों ने उसे खदेड़ा, लेकिन एक को भगाया तो वो 11 और साथ लेकर आ गया। फिर इस गांव में उन्होंने ऐसा कहर मचाया कि आज ये पूरा गांव घूल्स का हो चुका है। खैर अब लूना भी चर्च के अंदर आना चाह रही थी, लेकिन वो सब उसे रोक रहे थे। तब सैम ने अंदर से क्रॉस उठाया और क्रॉस देखकर वो सब पीछे हट गए, जिसके चलते लूना अंदर आ पाई। ये आधी इंसान है इसलिए आ सकती है, लेकिन इसके बदले सारे घूल्स उन पर पत्थर बरसाने लगे। सैम ने फिर से क्रॉस का सहारा लिया, लेकिन ये कब तक चलेगा। लूना बताती है कि कुछ ही देर में एल्डर्स आने वाले हैं, वही इस गांव का ध्यान रखते हैं और वो हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। सैम समझ गया कि अब ज्यादा देर नहीं रुक सकते, अब तो भागना ही पड़ेगा। क्रॉस के सहारे वो दोनों भाग निकले और भागते भागते कोहरे तक भी पहुंच गए, जिसे घूल्स पार नहीं कर सकते। लेकिन उस कोहरे में से सिर्फ सैम ही जिंदा बाहर निकल पाया। लूना के सर में पत्थर लग गया, जिस वजह से वो मारी गई। बाहरी दुनिया देखने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। सैम वहां से भागा और हाईवे पर पहुंचा, जहां पर लकीली उसे एक पुलिस कार मिल गई। तब उसने ऑफिसर्स को बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, लेकिन वो उसे दोबारा उसी गांव में ले गए, क्योंकि वो भी घूल्स थे। वो घूल्स जो एल्डर्स की रखवाली करते हैं, क्योंकि एल्डर्स भी पीछे पीछे आ रहे हैं ना। ये थी आखिरी स्टोरी। जाते जाते एरमस चैटविंड को कहता है कि आप भी इस क्लब की मेंबरशिप ले लो, तो बदले में चैटविंड कहता है कि मैं कोई मास्टर थोड़ी हूँ। बस फिर एरमस उसे बताता है कि असली मास्टर तो आप ही हो, हम सब तो वैसे ही बदनाम है। आज तक जितनी तबाही हमने नहीं की, उससे कहीं गुना ज्यादा आप कर चुके हो, यानी ह्यूमंस। बंदूकें आपने बना दी, एटम बम आपने बना दिए, वॉर्स आपने कर ली, अपने जैसे करोड़ों का सफाया आपने कर दिया और मास्टर टैग दे दिया हमें। अपने छोटे से इतिहास में आपने दूसरों को दुख देने वाली इतनी चीजें बनाई है जिनकी कोई गिनती नहीं। इतना दिमाग लगाया, इतने क्रिएटिव आइडियाज निकाले सिर्फ अपने जैसों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसलिए मास्टर क्लब आपके बिना अधूरा है। बस इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। मूवी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन समझने लायक इसमें बहुत कुछ है। अब आप अपनी फेवरेट स्टोरी तो बताओगे ही, साथ में ये भी बताना कि पहले टेल से आपने क्या सीखा। उसमें कई सारे मोरल्स थे, जो आपको समझ आया वो कमेंट करके बता दो। पहली टेल सबसे ज्यादा डीप थी, सेकंड तो कॉमेडी थी, लेकिन थर्ड भी कोई कम नहीं थी। उसमें जो घूल्स की बैक स्टोरी बताई गई गाँव में एंटर होने की, वो बहुत ज्यादा चिलिंग साबित होगी अगर कभी पूरी मूवी बने तो। और जो गाँव की सेटिंग थी वो बहुत ज्यादा क्रीपी थी, पूरी मूवी से अलग वाइब थी टेल की, पर छोटे में निपट गई। और आप सब जानकर खुश होंगे कि जल्दी एमिकस एंथोलॉजिस्ट का कमबैक होने वाला है। नई मूवी शूट हो रही है जिसका नाम है इन द ग्रिप ऑफ टेरर। इसमें 4 टेल्स देखने को मिलेंगी जो कि मेडिकल लाइन पे बेस्ड होंगी। ये इसी साल रिलीज हो सकती है, तो बस थोड़ा वेट करो। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $1.7 मिलियन और थिएट्रिकल रिलीज से इसने डिसेंट अमाउंट कमाया था, लेकिन असली कामयाबी इसे तब मिली जब ये VHS पर रिलीज हुई, क्योंकि VHS उस टाइम पे बहुत बड़ी मार्केट थी। ये डायरेक्टर रॉय वॉर्ड बेकर की आखिरी फीचर फिल्म थी और साथ ही प्रोड्यूसर मिल्टन सबॉस्की की भी। इसके बाद मिल्टन ने स्टीफन किंग की कई सारी मूवीज को प्रोड्यूस की, जैसे कैट्स आई, मैक्सिमम ओवरड्राइव, समटाइम्स दे कम बैक और द लॉन मूवर मैन। इस मूवी से पहले मिल्टन ने द अनकैनी को भी को प्रोड्यूस किया था, एक और अनऑफिशियल एमिकस एंथोलॉजी कह सकते हो। मिल्टन चाहते थे कि इस फिल्म के अंदर उस टाइम के 6 के 6 सबसे बड़े हॉरर मूवी स्टार्स काम करें। विंसेंट प्राइस, पीटर कुशिंग, क्रिस्टोफर ली, क्लॉस किंस्की, डोनाल्ड प्लेजेंस और जॉन कैराडाइन। कुशिंग, ली और किंस्की ने यह ऑफर ठुकरा दिया, बाकी 3 मूवी में नजर आए। क्रिस्टोफर ली को तो चैटविंड हेज का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने बस फिल्म का नाम सुनकर ही मना कर दिया। और क्लॉस किंस्की को लिंटन बसॉस्की का रोल ऑफर हुआ था। विंसेंट प्राइस के 17th बर्थडे पर यह मूवी थिएटर्स में लगी थी और विंसेंट प्राइस के इतने बड़े करियर में ये इकलौती फिल्म है जिसमें उन्होंने वैम्पायर का रोल किया। हॉरर फैंस को सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। जबकि वैम्पायर के रोल के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी परफेक्ट है और वो हॉरर में लेजेंड भी माने जाते हैं, लेकिन ये रोल उन्होंने बस इस मूवी के छोटे से सेगमेंट में किया है, और वो भी तब जब वो इस रोल के लिए पहली चॉइस नहीं थे। शैडमॉक की पिक्चर देखकर साफ पता चलता है कि वो उस एक्टर को देखकर बनाई गई है ना।
बिल्कुल गलत। आर्टिस्ट जॉन बॉल्टन ने शैडमॉक की वो पिक्चर पहले बनाई थी, उसके बाद रोल की कास्टिंग हुई और जॉन खुद जेम्स लॉरेंसन को देखकर हैरान हो गए थे कि इन फिल्म वालों ने एकदम हूबहू दिखने वाला एक्टर कहां से ढूंढ लिया, है ना क्रेजी। इस फिल्म की जो मर्चेंडाइज थी वो बहुत ज्यादा रेयर है और फैंस उनके लिए पागल हैं। एक ग्राफिक नॉवल जिसकी सिर्फ 1000 कॉपीज प्रिंट हुई थी, फिल्म की सोर्स नॉवल का पेपर बैक एडिशन जो चैडविन हेस ने लिखी थी और फिल्म का साउंड ट्रैक। चैडविन हेस को ये मूवी पसंद नहीं आई थी, एक तो इसके अजीब से ह्यूमर की वजह से, एक इसका पॉप म्यूजिक, एक इसकी स्क्रिप्ट की वजह से जिसमें उनकी स्टोरीज को चेंज किया गया था। बस गोल्सविल वाली सही थी और उनके मुताबिक उनका रोल करने के लिए जॉन कैराडाइन ज्यादा ओल्ड थे। इसे 24 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था। पूरी मूवी में पैट्रिक मैगी यानी इनकीपर की सिर्फ 8 लाइन्स हैं। इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही बता देता है कि पिकरिंग और जॉर्ज के साथ आगे क्या होगा। पैट्रिक मैगी, ब्रेट एक्लन और जॉफरी बेल्डन इससे पहले एमिकस एंथोलॉजी असाइलम में भी नजर आए थे। सेम डायरेक्टर। इसका बॉडी काउंट है 5, 3 इंसान, एक आधी इंसान और एक बिल्ली। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी थोड़ी बाहरी दुनिया देखे, यूट्यूब उसे फ्री छोड़े। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।